हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम करने वाले हैं 12 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फिर जल्दी ही हम लोग 13 और 14 जून के करंट अफेयर्स और आज का करंट अफेयर्स भी जल्दी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये टोटल मिला के 10-12 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हम सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करते हैं और सारा जो भी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, अभी जो लोग मेंस देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो अगले साल प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए भी हैं। करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करना आपकी आदत होनी चाहिए। जब भी करंट अफेयर्स अपलोड होता है आप उसको जरूर देखिए, सो दैट कि आप अपना जो चांसेस है एग्जाम क्वालिफाई करने का उसको मैक्सिमाइज कर पाओ। तो देखो, फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन का ओशन रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है, वो डिस्कस करेंगे। सेकंड जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंपावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। इसमें आसाम पोर्शन GS5 के लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको देखना है। थर्ड, मैपिंग ऑफ थीटू आइलैंड। थीटू आइलैंड कहाँ है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे ये तीनों टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सिलेबस यूएन कॉन्फ्रेंस जो है GS2-3 IR इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वुमेन इन एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में आएगा, GS पेपर 3 और APSC GS पेपर 5 थीटू आइलैंड प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस क्या है? At the third United Nations Ocean Conference in Nice, co-hosted by France and Costa Rica, India made a powerful case for urgent international cooperation to protect the world ocean. इंडिया ने यहाँ बोला है कि देखो, हमें वर्ल्ड ओशन को प्रोटेक्ट करना है। अब बात ये हो रही है कि यूनाइटेड नेशन के बारे में आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब यूनाइटेड नेशन का ओशन कॉन्फ्रेंस चल रहा है और ये ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है वो थर्ड टाइम हेल्ड किया जा रहा है। फर्स्ट सेकंड टाइम हो चुका है और इस बार इसको होस्ट करने वाले कंट्रीज कौन है? होस्ट करने वाले कंट्रीज हैं फ्रांस और साथ में को होस्ट करने वाली कंट्री है कोस्टा रिका। फ्रांस एंड कोस्टा रिका, कोस्टा रिका एंड फ्रांस। और आप सीधे सीधे ये कहाँ पे हो रहा है? नीस में हो रहा है। ठीक है, तो अब बात ये हो रही है कि थर्ड कॉन्फ्रेंस, सीधे सीधे यूनाइटेड नेशन का ओशन कॉन्फ्रेंस, और इसके बारे में हम डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस क्या है? तो एक तरह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 14 है, जिसमें लाइफ बिलो वाटर, वाटर मतलब पानी के अंदर जो लाइफ, मरीन एनिमल्स और बायोडाइवर्सिटी है, उनके लाइफ के बारे में जिक्र किया जाता है। इनका फोकस क्या है? इनका फोकस है मरीन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, मरीन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज। ऐसा नहीं है कि हम कंजर्वेशन करेंगे तो यूज नहीं करेंगे, यूज भी करना है लेकिन सस्टेनेबली करना है। और यहाँ पे स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन मल्टी स्टेक होल्डर होना चाहिए, गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, एनजीओज होने चाहिए, एकेडमिशिया होना चाहिए, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, प्राइवेट कंपनीज होनी चाहिए, इंडिजिनस कम्युनिटीज भी। ये सब कुछ जो है पार्टिसिपेट करते हैं यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस में और अपने अपने तरीके से स्ट्रेंथ को ऐड करते हैं। इस साल का थीम या ऑलवेज यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। ओशन कॉन्फ्रेंस किससे डील करेगा? ओशन से रिलेटेड जो पॉल्यूशन है, जिसको मरीन पॉल्यूशन बोल सकते हो, मरीन में प्लास्टिक पॉल्यूशन भी आ जाएगा, ओवर फिशिंग, ज्यादा से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा फिशिंग कर लेना, क्लाइमेट चेंज से कैसे बचा जाए, हैबिटाट, जो भी ओशन में रहने वाले मरीन एनिमल्स हैं उनका हैबिटाट जो है, हैबिटाट मतलब रहने वाला घर का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको कैसे टैकल किया जाए, गवर्नमेंट और बाकी जो नॉन गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके बीच में कैसे पॉलिसीज बनाई जाए, और पैसा कौन देगा, फाइनेंशियल प्लेजेस, कौन कंट्री कितना पैसा देगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, ये जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ 2017 में स्टार्ट हुआ न्यूयॉर्क में, फिर 5 ईयर लेटर 2022 में लिस्बन में, 3 ईयर लेटर 2025 में नाइस में, और 3 ईयर लेटर 2028 में होगा। चिली और साउथ कोरिया इसको ऑफिशियली होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये थर्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन अगले साल प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल मेंस के लिए भी आपको यूज करना पड़ सकता है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? यूएनएचसी ऑपरेट्स विद इन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। इसके अंदर ऑपरेट करता है यूएनओसी। फाइनेंशियल एंड पॉलिसी इंपैक्ट, सिंस 2014 यूएनएचसी हैज मोबिलाइज्ड over $130 billion and generated 2160 plus voluntary commitment toward protecting ocean health। बहुत सारे वॉलंटरी कमिटमेंट भी किए हैं जिससे ओशन हेल्थ को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। मेजर इंडियन इनिशिएटिव क्या लिया है हमने यूएनओसी 3 में? एक तो हमने डीप ओशन मिशन लिया है। इंडिया शोकेस्ड प्रोग्रेस ऑन द समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन पे कैसे प्रोग्रेस होगा वो हमने शोपोज किया है। अ डीप सी मैंड सबमर्सिबल, डीप सी मतलब डीप सी में जाके हम लोग मैंड, जिसमें इंसान बैठेगा, वो सबमर्सिबल हम 6000 फीट तक ले जाएंगे और वहां जाके रिसर्च करेंगे। प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचने के लिए हमने एक्शन लिया है, प्लास्टिक पॉल्यूशन एक्शन। प्लास्टिक पॉल्यूशन, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर।
कैंपेन। तो जो भी कोस्टल एरियाज है वहां से प्लास्टिक कैसे कम करना है ना, 50,000 टन ऑफ प्लास्टिक हमने कम किया अपने 1,000 किलोमीटर को कोस्ट लाइन से। कोस्ट लाइन तो हमारा और भी ज्यादा है, कोस्ट लाइन हमारा 7,500 किलोमीटर हुआ करता था, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने मैपिंग टेक्निक चेंज करके इसको 11,000 किलोमीटर प्लस कर दिया है। ठीक है, अ ड्राफ्ट मरीन लिटर पॉलिसी हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट्स अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जिससे कि प्लास्टिक जो है मरीन में नहीं पहुंचे। ब्लू इकोनॉमी डेवलपमेंट अंडर द सागरमाला $80 बिलियन हैज बीन इन्वेस्टेड इन पोर्ट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर। $80 बिलियन को पोर्ट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाएगा। एडिशनल $2.5 हैज बीन डिप्लॉयड अंडर पीएम मत्स्य संपदा योजना। पीएम मत्स्य संपदा योजना में $2.5 बिलियन यूज होगा, लीडिंग टू अ 10% राइज इन फिश प्रोडक्शन, जिससे फिश प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा 10%, एंड क्रिएशन ऑफ 1,000+ फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और इससे क्रिएशन होगा 1,000 से भी ज्यादा फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम बात करते हैं कि मेजर इनिशिएटिव क्या इंडिया शोकेस कर रहा है वहां पे। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का एफर्ट, फॉर एग्जांपल हमारा जो एरिया है मरीन एरिया है ना, तो मरीन एरिया में जैसे देखो ये जो कोस्ट लाइन होता है इससे 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब इसके अंदर अगर क्रूड ऑयल मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है उसको इंडिया एक्सक्लूसिवली निकाल सकता है, यूज कर सकता है। तो ये टोटल जो हमारे पास एरिया है समुद्र का उसमें 6.6% हमने मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ मैंग्रोव को रीस्टोर किया हमने। रीस्टोर मैंग्रोव्स क्या होते हैं, एक तरह से कोस्टल एरियाज में उगने वाले क्या होते हैं, पौधे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कार्बन को सिक्वेस्ट करते हैं। वहाँ से जो भी एटमॉस्फेयर है वहाँ से कार्बन को लेके जमीन के अंदर डालते हैं। मरीन डेटा ट्रांसपेरेंसी, इंडिया लॉन्च द सहो पोर्टल। सहो अ डिजिटल ओशन गवर्नेंस प्लेटफॉर्म फॉर साइंस बेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग, जिससे कि साइंस बेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग हो पाए। International leadership, India co-led Blue Talks with France and Costa Rica, participated in high-level panels, high-level panel में participate किया and advocated for equitable ocean data access, और advocate किया equitable ocean data access and capacity building developing nations में। ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चैलेंज क्या है? ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एनडीसी। एनडीसी मतलब हर कंट्री अपना कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन कर सकता है, हर कंट्री, और हर कंट्री कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन कर सकता है कि वो कैसे क्लाइमेट चेंज से टैकल करेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया ने बोला देखो हम 2070 तक एक नेट जीरो कार्बन कंट्री बन जाएंगे, जिसमें जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एमिट होगा उतना हमारे पेड़ पौधे उसको अंदर भी ले लेंगे। ठीक है, उसके अलावा भी हमने बहुत सारे प्लेसेस किए कि हम ग्रीन हाउस रिन्यूएबल एनर्जी में कितना हम लोग लेके जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये सारा हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। पेड़ कितना लगाएंगे, कितना बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ अपने अंदर सिक्वेस्ट कर पाएगा। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अब ब्लू भी होगा। ब्लू मतलब ओशन के रिलेटेड भी होगा कि ओशंस को हम कैसे हेल्प कर पाए, और ये अभी अभी लॉन्च किया ब्राजील और फ्रांस ने, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही लॉन्च किया है। और इस बार जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात होगी, COP30 होगा उसका, वहां पे इसको ये लोग मुद्दा उठाने वाले हैं। तो ब्राजील और फ्रांस आप याद रखिएगा, ब्राजील फ्रांस ने इनको लॉन्च किया है। दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एंड ऑल्सो फॉर दिस ईयर मींस। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मेक्सिको, पलाऊ एंड सेचल्स, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब ब्लू एनडीसी में क्या चैलेंज होने वाले हैं? ओशियंस को कैसे हम इंटीग्रेट करें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में। ओशंस मतलब मरीन का इकोसिस्टम, कोस्टल एरियाज, मैंग्रोव, कैसे हम क्लाइमेट एक्शन प्लान में लेके आए। ब्लू इकोनॉमी को हमें सस्टेनेबल रखना है, ब्लू इकोनॉमी को हमें हार्नेस भी करना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट फिशरीज भी करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम करना है, कार्बन स्मार्ट एक्वाकल्चर पे भी काम करना है। फेजिंग आउट ऑफशोर फॉसिल फ्यूल। ऑफशोर, ऑफशोर मतलब जो ऑफशोर फॉसिल फ्यूल होता है उसको कैसे हम फेज किया जाए, है ना। जो एक्सप्लोरेशन हम लोग करते हैं, है ना, समुद्र के अंदर, तो उससे जो एक्सप्लोरेशन करने से आसपास का इकोलॉजी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। पुशेस फॉर ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, स्पेशली इन सेंसिटिव मैरीटाइम जोन। रिस्टोर और कंजर्व मैंग्रोव को, कोरल रीफ को, सॉल्ट मार्सेस को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। ओशियंस का क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है। 25% ग्लोबल CO2 ओशंस एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हीट का एब्जॉर्बन वो 90% कर लेती हैं। जितना हीट निमिट होता है, हीट को 90% एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? ओशंस कर रहे हैं। कार्बन स्टोरेज रेट ओशन के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनका 5 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू बाकी जो जमीन पे पेड़ पौधे उगते हैं।
ठीक है। पीपल सपोर्टेड, ओशन सपोर्ट ओवर 3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, है ना। अब लोग उसमें रहते नहीं है, बट फिशरीज और बाकी सारी चीज़ों से, ट्रेड वगैरह चीज़ों से ओशियन जो है 3 बिलियन पीपल को डायरेक्टली वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करती हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन को एटमॉस्फेयर से खींच के जमीन के अंदर डालना, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ओशियन एब्जॉर्ब्स, कार्बन का एब्जॉर्प्शन समझ लो। Over 25% of global CO2 emission, 90% of excess heat generated by human activity, making them critical in mitigating climate change, जिससे वो critical होंगे climate change को mitigate करने के लिए। Blue carbon ecosystem, coastal ecosystem like mangrove, seagrass, salt marshes store carbon at a rate up to 5 times higher than terrestrial forest. फॉरेस्ट के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा ये लोग कार्बन को सिक्वेस्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी 3 बिलियन पीपल का इंश्योर करता है। यूनाइटेड नेशन ने कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज भी बनाया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज बोलते हैं। अब इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो ये अगर इंडिया का मैप अगर मैं बना रहा हूँ, बॉर्डर्स बना रहा हूँ, तो यहाँ से अंदर में जो भी रिवर्स वगैरह हैं उसको हम इनलैंड रिवर बोलते हैं, इनलैंड इंटरनल वाटर्स बोलते हैं। ये जो हमारा बेस लाइन है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक हम टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक हम कंटिग्यूअस जोन के नाम से जानते हैं, और बेस लाइन से अप टू 200 नॉटिकल माइल तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसके अंदर कुछ भी अगर मिल रहा है इकोनॉमिक रिसोर्स तो हम उसका यूज कर सकते हैं। बीच में कोई और कंट्री आ गई तो उसका भी हो जाता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अगर मान लो कोई और कंट्री नहीं आ रही है तब। और इसके बाद से क्या होता है, ओपन सीज होता है, हाई सीज होता है। हाई सीज बोलते हैं उसको, है ना, जिसमें किसी भी कंट्री का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, वो सारी कंट्री के लिए एक कॉमन स्पेस की तरह काम करता है। द अनक्लॉस इज अ ग्लोबल ट्रीटी दैट रेगुलेट्स ऑल मैरीटाइम एक्टिविटीज एंड ओशियन स्पेस। ये 1994 में आया फोर्स में, एंड हैज 169 पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिया बट नॉट द यूएस। इंडिया इसका पार्टी है बट यूएस इसका पार्टी नहीं है अनक्लॉस का। इसने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एस्टैब्लिश किया एंड डिक्लेयर्ड द डीप सीबेड एज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। डीप सीबेड, है ना, नीचे सीबेड जो है वो कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड। इट सपोर्ट्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन मतलब कहीं से भी शिप लेके कहीं भी जाओ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सपोर्ट करता है, और मैरीटाइम ऑर्डर रूल बेस्ड होना चाहिए, कोई एक दो कंट्री कंट्रोल करे ऐसा सपोर्ट नहीं करता है। सेकेंड टॉपिक, एम्पावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा खेती में, एग्रीकल्चर में आगे हैं, है ना, क्योंकि आप विलेज एरिया चले जाओ, आपको वुमेन वुमेन बहुत ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि मेल काउंटर पार्ट जो होते हैं वो शहरों में आ जाते हैं, शहरों में छोटा मोटा काम या कुछ और बिजनेस, कुछ और एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, तो वुमेन जो है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बट वुमेन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम वुमेन का रोल को रिकॉग्नाइज इतना नहीं कर पाते हैं, वुमेन रोल्स आर लेस रिकॉग्नाइज, पहला पार्ट ये हो जाता है। दूसरा, वुमेन के पास जो लैंड ओनरशिप है वो सिर्फ 14% ही है इंडिया में, है ना, लैंड ओनरशिप कम है, तो जब वो क्रेडिट लेने जाती हैं, क्रेडिट मतलब लोन लेने जाती हैं, तो उनको मिलता नहीं है क्योंकि लैंड ओनरशिप ही नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वुमेन को नहीं आ रहा होता है, मार्केट का एक्सेस नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज से डील करने का तरीका वुमेन के पास नहीं है। ये सारी चीज़ें वुमेन को बहुत ज़्यादा वनरेबल बनाती हैं कि हम वुमेन को अब कैसे हम लोग फूड सिक्योरिटी में इंक्लूड करेंगे। व्हाट चैलेंजेस डू वुमेन फार्मर्स फेस इन लैंड एंड क्रेडिट एक्सेस। वुमेन को क्या अभी चैलेंज फेस करना होगा लैंड में और क्रेडिट एक्सेस में। लिमिटेड लैंड ओनरशिप, ओनली 14% ऑफ लैंड ओनर्स इन इंडिया आर वुमेन, प्रिवेंटिंग एक्सेस टू सब्सिडीज। सब्सिडीज के एक्सेस के लिए सिर्फ 14% जो है इंडिया में, जो आपका वुमेन है, लैंड ओनर्स है वो वुमेन है, तो उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, क्रेडिट नहीं मिलता है, लैंड ओनरशिप नहीं है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा एक्सेस इनके पास नहीं होता है। इस साल यूनाइटेड नेशन ने 2026 को, नेक्स्ट ईयर को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर डिक्लेयर करके रखा है ना। ये भी क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में। रिकॉग्निशन, तो मेन इंपॉर्टेंस क्या है, रिकॉग्निशन, वुमेन का जो वाइटल रोल है उसको रिकॉग्नाइज करना। अवेयरनेस, हाईलाइटिंग स्ट्रक्चरल चैलेंज वुमेन फेस, वुमेन क्या चैलेंज फेस करती हैं उनको एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करना। इक्वालिटी, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव, जैसे जेंडर क्या हो, ट्रांसफॉर्म। 2026 की बात करो, 2026 को क्यों डिक्लेयर किया गया है, टू recognize women's vital role in agriculture. Women contribute to 60-80% of food production in developing countries and nearly 39% of agricultural labor force in South Asia. South Asia में 39% agricultural labor force को ये प्रमोट करता है। अवेयरनेस रेज करता है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस के बारे में। द डिक्लेरेशन एम्स टू हाईलाइट बैरियर्स
women face such as limited land ownership, मार्केट का एक्सेस एंड क्रेडिट का अवेलेबिलिटी। उनके पास मार्केट एक्सेस कम है, क्रेडिट मतलब पैसा का अवेलेबिलिटी कम है, लैंड ओनरशिप कम है, तो गवर्नमेंट का लोन या गवर्नमेंट के स्कीम्स का भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है। जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है, एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है रादर आसाम में, जिसका नाम है इनएक्ट। ये इनएक्ट आपको पता होना चाहिए। इनएक्ट प्रोजेक्ट इन आसाम सपोर्ट women farmer by linking them with agri exports, agricultural exports से लिंक करके, प्रोवाइडिंग मोबाइल बेस्ड एडवाइजरी टू अडाप्ट टू क्लाइमेट चेंज। मोबाइल बेस्ड एडवाइजरी उनको देना है कि वो क्लाइमेट चेंज से क्या कर पाए, अडाप्ट कर पाए। इनएक्ट प्रोजेक्ट क्या है? इनएक्ट प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर enhancing climate adaptation of vulnerable communities through nature based solution and gender transformative approach। इनएक्ट प्रोजेक्ट क्या करता है? इनहेंसिंग क्लाइमेट एडाप्टेशन को बढ़ाएगा वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए थ्रू नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को प्रमोट करेगा और जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच लेके आएगा। सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम उसको सपोर्ट करता है। ग्लोबल गवर्नमेंट ऑफ आसाम को सपोर्ट करती है, नॉर्वे भी इसको फंड करता है। नौगांव के फार्मर्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। 300 women farmers in 17 village of Assam, Nagaon district receive timely update on weather and crop planning। वेदर कैसा रहेगा, क्रॉप प्लानिंग कैसा करना है, अब उसको लिए 300 वुमेन फार्मर्स को डायरेक्टली अपडेट मिलता है। सोचो कितना फायदा होता होगा, है ना। फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज मिलता है। फ्लड आए तो क्रॉप वेराइटीज कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा। इन रोहा विलेज न्यू राइस वेराइटी इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोजेक्ट कैन सर्वाइव अंडर वाटर, हेल्पिंग फार्मर्स सिक्योर बेटर एल्ड्स। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल सपोर्ट, इंस्टीट्यूशन का और टेक्निकल सपोर्ट बढ़ाना है। इनएक्ट फैसिलिटीज कोलैबोरेशन विद लोकल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एग्री डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज एंड मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज। क्लाइमेट एडाप्टेशन इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी ऑफर होता है जिससे कि एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सके। इनएक्ट प्रोजेक्ट क्या है? क्लाइमेट इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलता है वुमेन्स को मोबाइल फोन्स के जरिए, क्लाइमेट एडवाइजरी मिलता है, फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप मिलता है, उनका वेराइटीज मिलता है और इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट मिलता है। कोलैबोरेशन विद लोकल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट गाइडेंस, एक्सपर्ट्स का भी यहाँ गाइडेंस मिलता है। वुमेन से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज हैं? एक तो है एमकेएसपी जिसको बोलते हैं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। महिला किसान को कैसे सशक्तिकरण किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, स्किल्स को कैसे इनहेंस किया जाए। MKSP supports self-help group in improving agricultural practices and income generation। MKSP सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करता है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हम कैसे इंप्रूव करें, इनकम जनरेशन कैसे इंप्रूव करें। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर के मैकेनाइजेशन पे सब मिशन है। प्रोवाइड 50 to 80% सब्सिडीज ऑन फार्म मशीनरी पे 50 से 80% सब्सिडीज देना है। एंड इक्विपमेंट टू रिड्यूस ड्रजरी जो है एक तरह से पानी भर भर के लाना, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे इनहेंस किया जाए। ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है जिसमें वुमेन को 30% बजट सीधे एलोकेट होता है वुमेन फार्मर्स को। तो ये सारा एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, एनएफएसएम, एमकेएसपी, ये सब वुमेन रिलेटेड आप सीधे सीधे स्कीम समझ सकते हो। एमकेएसपी स्किल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन 50 to 80% सब्सिडीज ऑन फार्म मशीनरी के लिए है। एनएफएसएम 30% बजट एलोकेशन वुमेन फार्मर्स के लिए है। क्लाइमेट चेंज का वुमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उनका डोमेस्टिक बर्डन बढ़ गया है। असम की एक वुमेन है निर्मली बोरा हजारिका, रिपोर्टेड इंक्रीज वर्कलोड ड्यू टू इरेटिक वेदर इरेटिक हो गया है, फ्लड प्रोन क्रॉप्स हो गया है, वेदर का इंफॉर्मेशन लिमिटेड है। वुमेन हैव लेस एक्सेस टू वेदर अपडेट, एडवाइजरी सर्विस एंड रेजिलिएंट क्रॉप। मेनी वुमेन फार्मर लैक मोबाइल फोन और कनेक्टिविटी टू रिसीव टाइमली क्लाइमेट एडवाइजरी इनको नहीं मिलता है। ग्रेटर वल्नरेबिलिटी, फ्लड, ड्राउट्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट हिट वुमेन लेड फार्मर हार्डर ड्यू टू लैक ऑफ लैंड राइट और इंश्योरेंस इनके पास नहीं रहता है। विदाउट लैंड ओनरशिप वुमेन कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन और लोन टू रिकवर फ्रॉम क्लाइमेट इंड्यूस्ड लॉसेस से कैसे रिकवर किया जाए अगर उनके पास लोन नहीं हो, उनके पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं हो, उनके पास लैंड का ओनरशिप नहीं हो, तो मुश्किल है। तो अभी मेन वे फॉरवर्ड क्या है? लैंड राइट्स को बढ़ाना, ज्वाइंट लैंड टाइटल्स, मेन का भी लैंड टाइटल में रोल हो, वुमेन का भी हो। इनहेरिटेंस राइट, अपने जो फोर फादर्स हैं उनसे इनहेरिट करने का राइट उनके पास मिल जाए, इजी हो जाए, लैंड रजिस्ट्रेशन और इजी हो जाए। इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रही है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, ऐसे स्कीम का यूज किया जा सकता है।
एक्सपैंड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सेस को बढ़ाना है वुमेन के लिए। इनैक्ट में टाइमली क्लाइमेट इंफॉर्मेशन, इंश्योरेंस एंड इनपुट सपोर्ट भी बढ़ाना है। लास्ट टॉपिक थीटू आइलैंड। थीटू आइलैंड देखो एक साउथ चाइना सी का एक आइलैंड है जो फिलीपींस के अंदर में आता है। देखो अब ये रहा आपका चाइना, है ना। अगर हम बात करें सीधे सीधे, ये चाइना आपको दिख रहा होगा, चाइना के नीचे जो ये आइलैंड है इसको हम पूरा आइलैंड नहीं, पूरा जो एरिया है इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी। चाइना ने इधर सारे मैक्सिमम एरिया को ऑक्युपाई किया हुआ है। ये देखो ये एक लाइन, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, इसको बोलते हैं 9 डैश लाइन। और चाइना ये बोलता है कि इस 9 डैश के लाइन के अंदर जो भी है सब चाइना के। सोचो चाइना से कितना नीचे वियतनाम है ना, यहाँ कितना नीचे मलेशिया है, बट चाइना बोलता है यहाँ भी कुछ है तो चाइना का है। ठीक है ना। फिलीपींस है इसके पास में, फिलीपींस, अब ये फिलीपींस के पास में है थीटू आइलैंड, जो फिलीपींस एक तरह से उस पर फिलीपींस का कंट्रोल है, ऐसा बोल सकते हैं। अब चाइनीज शिप यहाँ सैंक हो रही थी, तो यहाँ पे ये फिलीपींस का थीटू आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है। प्रीलिम्स में आपको यही पूछा जाएगा, मेंस के लिए साउथ चाइना सी का मैटर इंपॉर्टेंट है। थीटू आइलैंड ऑल्सो नोन एज पगसा आइलैंड इन द फिलीपींस, लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी, स्पेसिफिकली विद इन स्पार्टले आइलैंड आर्किपेलागो। स्पार्टले आइलैंड कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 स्मॉल आइलैंड और रीफ। स्पार्टले आइलैंड कितने आइलैंड से बना है? 100 स्मॉल आइलैंड और रीफ से, साउथ चाइना सी के अंदर। दे आर क्लेम्ड इन द इंटायरली बाई चाइना, ताइवान, वियतनाम। अब कौन क्लेम करता है ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। थीटू आइलैंड 1971 से इसको फिलीपींस मैनेज कर रहा है। तो दीज आर ऑल द टॉपिक्स फॉर 12th जून। थैंक यू, जय हिंद।